हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं। इससे पिछले पार्ट में बच्चों हमने इस प्रश्नावली का परिचय व प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 1 व 2 सोल्व कर ली थी। ये पार्ट दूसरा है जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 3 से 7 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। विधि कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे मैंने इनको अभाज्य गुणनखंड विधि में तीनों संख्याओं को लिख कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे 6, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 3, फिर इसमें 3 का भाग देंगे 1, इसमें 3 का भाग देंगे तो 5, और इसमें फिर 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा। ठीक है। इसमें अपन 3 का भाग देंगे तो 7, 7 एक अभाज्य संख्या तो 7 का ही भाग देंगे तो ये 1। ठीक है। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। ये इनके अभाज्य गुणनखंड किए हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब इनके पहले अपने एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 12, 15 व 21 का एचसीएफ जो इन तीनों में जो कॉमन है वो इनका एचसीएफ होगा बच्चों। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इन तीनों का एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। अच्छा, 12, 15 व 21 का एलसीएम जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उन सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे। 2 का भाग दिया था हमने, 3 का भाग दिया था हमने, 5 का भाग दिया और हमने 7 का भाग दिया। अब इनमें भी उन संख्याओं को लेंगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए जिनकी अधिकतम घात है। यहाँ 2 की अधिकतम घात 2 है तो ये लेंगे, इसकी 2 लेंगे। 3 इन तीनों में ही एक एक बार है तो एक बार ले लिया। 5 यहाँ एक बार है हमने ले लिया। 7 एक बार है तो ये ले लिया। ये हो गई आपके 4, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो 4। ये हो गई 4 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा की तो 420। ठीक है। तो ये इनका एचसीएफ हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 का दूसरा। तो ये सभी अभाज्य संख्या है बच्चों। तो जिन सारी अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होता है? एक ही होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे हल में 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर 1। जिन अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो एक ही होता है। और 17, 23 और 29 का एलसीएम इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बच्चों ये सेम ही है, इन्हीं संख्याओं का भाग लगेगा। तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड न करके सीधे इनकी क्या कर दें? गुणा कर देते हैं। और तो चलिए मैं इनकी गुणा कर देता हूं। तो इन संख्याओं का एलसीएम 11,339 होगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 का तीसरा। 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे तो 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1। इसी तरह इसमें 3 का भाग देंगे 3 और इसमें 3 का भाग देंगे 1। इसमें 5 का ही भाग देंगे बच्चों क्योंकि 25 5 के बटे में आता है तो 5। इसमें फिर 5 का भाग देंगे तो 1। अब इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। तो 8, 9 और 25 इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं पहले। 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसका 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5।
यहाँ लिख देता हूँ 8, 9 व 25 का HCF क्या होता है बच्चों, जो इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या होती है तीनों में, वो इनका HCF होता है। तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, इनमें सभी 2 है, इनमें सभी 3 है और इनमें सभी 5 है अभाज्य गुणनखंड। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनका HCF भी क्या होगा 1। अच्छा, 8, 9 व 25 का LCM, अब इनका कोई कॉमन नहीं है, तो इन्हीं संख्याओं का वापस गुणा कर देंगे। 2 की पावर 3 यानी 8, वापस 8 ही लिख देते हैं। 3 की पावर 2 यानी 9, इसे वापस 9 ही लिख देते हैं। और इससे 5 की पावर 2 यानी 25 ही लिख देंगे। ठीक है, 25 को इससे गुणा की 8 से, 25 को 9 से गुणा की तो 225 गुणा 8, 8 को इससे गुणा की तो 8 पंजे 40 का 0, 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल। अच्छा, 8 दूनी 16 और 2 18, ये आपके HCF क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, HCF दिया हुआ है दो संख्याओं का 306 और 657 का 9, हमें LCM ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करने से पहले आपको क्वेश्चन संख्या 2 याद होगा, जिसमें हमने उन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करके हमने एक जांच की थी, उसके आधार पर ये क्वेश्चन उसी इक्वेशन से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे होता है। तो उसमें एक जांच में हमने एक लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके HCF गुणा LCM के। ठीक है, यहां दो संख्याएं दे रखी है, एक 306 गुणा 657। अच्छा, बराबर में HCF अपने को 9 दे रखा है और LCM हमें ज्ञात करना है। 306 गुणा 657, अब LCM के गुणा में 9 है, तो ये इनके भाग में आ जाएगा बच्चों, और इधर रह जाएगा आपका LCM। 9 का भाग इसमें दिया 3 बार, फिर बच गए 3 और ये हो गए 36, 4 बार 34। इस 34 गुणा 657 को गुणा कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा LCM। तो चलिए मैं गुणा कर देता हूँ इसे। तो ये इसका LCM है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 पर कोई अपन पावर लगाएं, प्राकृत संख्या बच्चों 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती हैं, प्लस की सभी संख्याएं। तो इस 6 की घात n कोई प्राकृत संख्या करें तो क्या इसका इकाई अंक जो है वो 0 हो सकता है क्या, क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो इस 6 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 की पावर n होगी, वो संख्या आप कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, वापस यानी इसके सोल्व करके लिखेंगे तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n, इनको 2 को कितनी बारी गुणा कर दीजिए, कभी इकाई अंक 0 नहीं आता है, और 3 को आप कितनी बारी गुणा कर दीजिए, कभी इकाई अंक 0 नहीं आता है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे कि n एक यहाँ n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है
चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 नहीं है, अतः 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण और देके बताता हूँ कि अगर 2 गुणा 3 गुणा अगर 5 होता, 3 हो इसके साथ अगर 5 हो तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड अगर 5 साथ आ जाए तो 2 गुणा 5 होना जरूरी है। अगर किसी संख्या को इकाई अंक 0 लाने के लिए उसमें 2 गुणा और 5 ये दोनों अवश्य ही होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये आपको दे रखी है कि ये भाज्य संख्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। हमें पूछा है कि कारण बताइए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसमें अपन इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक प्लस का चिन्ह है, ठीक है। प्लस के चिन्ह के दोनों तरफ कुछ संख्याएं अगर एक जैसी हो तो हम उनका क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिया यानी भाग दे दिया, तो यहाँ 7 गुणा 11 गुणा इसमें 13 का भाग लगा तो गुणा 1 प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब इसको गुणा की तो ये हो गए आपके 77 और प्लस 1 78 और ये हो गया आपका 13। ठीक है, अच्छा ये 13 ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुणा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 13, कैसे 13 और ये 6, 13 छक्के 78 यानी ये 78। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये यहाँ पर भी एक प्लस का निशान है, प्लस के इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो यहाँ हम 5 क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन ले लिया है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 1 क्योंकि ये 5। ठीक है, अब इनकी गुणा करते हैं तो आपके हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 छक्के 144, 144 को गुणा 7 से करते हैं तो आता है आपका 1008 प्लस ये आपका 1। ठीक है, और गुणा 5। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 गुणा 1009 और गुणा 1। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। इसके गुणनखंड 1 2 3 है, ठीक है, लेकिन ये 13 2 बार है तो ठीक है, इसके गुणनखंड 3 है, अगर गुणा 1 कर देंगे तो 4 गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो इन संख्याओं के गुणनखंड क्या हो गए, 2 से अधिक है। तो अतः भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक
होते हैं, अतः इसलिए इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 व 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये यहाँ से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हो तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे सवाल बच्चों हमने छोटी कक्षाओं में एचसीएफ और एलसीएम वाली प्रश्नावली में किए होंगे। इस स्थिति में हम क्या एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो ये वापस मिलने वाला प्रश्न है। इन दोनों को 18 मिनट और 12 मिनट के हिसाब से ये एक ही वापस पुनः मिलने का जो सवाल है, तो इनका क्या होगा, लघुत्तम होगा, ठीक है, लघुत्तम होगा। तो इसमें देखो हम 2 का भाग देंगे 9 और ये हो गए 6, फिर 2 का भाग दिया 9 और ये हो गया आपके 3, फिर अपने 3 का भाग दिया 3 और ये 1, फिर इसमें 3 का भाग दिया 1। अब ये आपके हो गए 4, 4 के 12 और 12 दिया 36। यानी अतः रवि व सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद मिलेंगे तो इस सोनिया के 3 चक्र हो जाएंगे, सॉरी इस रवि के 3 चक्र हो जाएंगे और इस सोनिया के 2 चक्र कंप्लीट हुए होंगे और ये 36 मिनट बाद जहाँ से शुरू किया उस स्थान पर मिलेंगे।